जब भी जिले के विकास की बात होती है तो विकास में एक जो महत्वपूर्ण अंग है वो है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य उस जिले की कैसी है इसका बहुत असर होता है उस जिले के विकास पर। तो अंबेडकर नगर का स्वास्थ्य कैसा है उसका रिपोर्ट कार्ड यहीं के सीएमओ से लेंगे। मैं अगले जो हमारे मेहमान हैं मंच पर उनको आमंत्रित करूंगी, सीएमओ डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। प्रमोद जी, आपकी दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो लोगों को बीमारी से बचाना और दूसरा अपने विभाग को भ्रष्टाचार की बीमारी से। कैसे इन दोनों का इलाज कर रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग का काफ़ी अहम रोल होता है मरीजों की वेलबींग को लेकर के। फिजिकल मेंटल वेलबींग होनी चाहिए। बीमारियों से उनको बचाना हमारा परम कर्तव्य होता है। तो इसके लिए तमाम योजनाएं हम लोग चलाते हैं, अस्पतालों को सुदृढ़ करते हैं ताकि लोग स्वस्थ रहें, बीमारियों से बचे रहें। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, वो भी एक बीमारी है और इस बीमारी को भी दूर करना हम लोगों को आता है। भ्रष्टाचार पर काफ़ी नकेल कसी जा रही है। खास करके तमाम झोला छाप क्लिनिक खुल गई हैं और लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, दुष्प्रभावित हो रहे हैं। तो उन पर भी कड़ाई की जा रही है और जहाँ कहीं भी शिकायतें पब्लिक से मिलती हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल से मिलती हैं और कहीं से भी हम लोग अपनी जांच एजेंसियाँ भी रखते हैं, तो शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। सर, अगर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की बात करें तो एक समय में यूपी में बड़ा खस्ता हाल था, लेकिन अब बदलाव आया है। अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर कितना जो ये आंकड़ा है वो बदला है? जी, ये मातृ और शिशु मृत्यु दर जो है हमारे स्वास्थ्य महकमे के पैरामीटर्स हैं और काफ़ी अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 70 से 80% जो है प्रसव सरकारी संस्थानों में हो रहे हैं। लक्ष्य तो हमारा है कि लगभग 100% हो। और इसमें हमारी आशा बहनें हैं, एएनएम हैं, ये लोग काफ़ी मेहनत कर रही हैं। और कुछ जगहों पे शिकायतें मिली हैं कि कुछ आशा बहनें जो है वो प्राइवेट में कुछ अशिक्षित लोगों के पास चले जा रहे हैं लेकर के, या कुछ घर पे डिलीवरियां हो रही हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि वैसे में माहौल सही नहीं होने से मरीजों को थोड़ी दिक्कत होती है। अदरवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करीब 80-90% कोशिश कर रहे हैं। एम्बुलेंसें चल रही हैं और 108 एम्बुलेंस जो है वो 24/7 चलती है, जो मरीजों को निरंतर सेवाएं दे रही है और बिना रुके हुए दे रही है। और रियल टाइम में हम लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को, तो काफ़ी कम समय में मरीज यहाँ आ भी रहे हैं। और हमारे जनपद में हमारे जिलाधिकारी महोदया के वजह से सड़कें काफ़ी अच्छी हैं। नहीं तो मैं और जनपदों में मैंने देखा था कि अस्पताल पहुंचने से पहले इतने सड़कें गड्ढे होते थे कि मरीज का प्रसव एम्बुलेंस में हो जाता था। लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है, अंबेडकर नगर में नहीं है। यहाँ मरीज सुरक्षित आ जा रहा है और उसकी डिलीवरी कराई जा रही है। सर, अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो आर्थिक तौर पर जो कमजोर लोग हैं उनके लिए संजीवनी है एक तरह से। अब अंबेडकर नगर की बात कर ले तो यहाँ पर कितने लोगों को लाभ मिल चुका है, क्या स्थिति है इस योजना की? हम लोगों के यहाँ काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये योजना गरीबों के लिए बहुत ही सही और वरदान कह लीजिए कि योजना वरदान है, क्योंकि 5 लाख तक का करीब सरकार दे देती है, उतनी सुविधाएं उनको मिल जा रही हैं, फ्री का इलाज मिल जा रहा है। तो योजना काफ़ी अच्छी चल रही है और हमारे यहाँ जो करीब 9 लाख से ऊपर लोग करीब लगभग में इलाज इसका लक्ष्य है और ले भी रहे हैं। 87,000 के ऊपर लोग इलाज करा चुके हैं और पंजीकृत जो हमारे यहाँ है वो 9 लाख के करीब लोग हैं, कार्ड बन चुके हैं उनके। सर, टीकाकरण एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वास्थ्य का। अभी स्थिति अंबेडकर नगर की टीकाकरण को लेकर क्या है? हमारा टीकाकरण भी काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ CSC लेवल पर, PSC लेवल पर और जिला अस्पताल पे, जनपद स्तर पे टीकाकरण बच्चों का किया जाता है, गर्भवती महिलाओं का किया जाता है। इसमें शनिवार और बुधवार ये CSC PSC पर होता है, लेकिन जनपदीय स्तरीय जो जिला चिकित्सालय है यहाँ हम लोग प्रतिदिन टीका लगवाते हैं। टीकाकरण गर्भवती महिलाओं का और बच्चों का होता है
और टीकाकरण में हम लोग का ग्राफ काफ़ी अच्छा है। सर मेंटल हेल्थ की बात करें जिसका जिक्र बहुत कम किया जाता है और ख़ासतौर से युवाओं को लेकर ये बेहद ज़रूरी विषय हो जाता है। डिप्रेशन जो है आजकल महामारी की तरह देखा जा रहा है। क्या ज़िले में मेंटल हेल्थ सेवाएं भी जो हैं वो पर्याप्त हैं या फिर सही तरीके से हैं? जी, ये तो आज की एक आधुनिक बीमारी हम कहते हैं इसको, ये एक आधुनिक बीमारी हो गई है। मेंटल डिप्रेशन जो है काफ़ी तनाव में आज का युवा भी है और बाकी जो जनमानस वो भी तनाव से घिरे जा रहे हैं। बच्चे खास करके देखिए सुसाइड कर ले रहे हैं। कितनी जनसंख्या बढ़ी जा रही है, अवसर जो है थोड़े कम है, पढ़ाई का लेवल बढ़ता जा रहा है, बच्चों में अवसाद हो जा रहा है, गार्जियन का दबाव बढ़ रहा है। तो इस दबाव की वजह से तो मैं यही कहूँगा कि गार्जियन पेरेंट्स बच्चों पर इतना दबाव ना दें, जो उसकी क्षमता है उसको पहचानें और उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करें। ऐसे हमारे यहाँ ज़िले लेवल पे एक मॉनिटरिंग संस्था है, अपनी जो है टीम है, ये लोग का रूट एक्शन प्लान बनता है और ये लोग गांव-गांव शहर अपना जो है पूरा बना करके एक्शन प्लान चलते हैं और इनकी फीडबैक रिपोर्टिंग भी ली जाती है। सर दवाइयों की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या होती है सरकारी अस्पतालों की। अब अगर अम्बेडकर नगर की बात कर लें तो यहाँ पर क्या स्थिति है और क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म भी चलाया जा रहा है ताकि जो कमी है उसे पकड़ा जा सके? जी, एक समय था जब दवाओं की काफ़ी किल्लत होती थी। आज से 15-20 साल पहले हम लोग दवाओं के लिए लिखते थे चिट्ठियाँ कि दवाइयाँ कम पड़ रही हैं, दवाइयाँ कम पड़ रही हैं। लेकिन अब वो परिप्रेक्ष्य बिल्कुल बदल चुका है, सब चीज़ें उल्टी हो चुकी हैं और आज के समय में हम लोग दवा ज़बरदस्ती देते हैं कि भाई ये विटामिन भी ले लो, ये आयरन भी ले लो, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। दवाइयाँ हमारे पास पर्याप्त है, हमारे पास स्टॉक है। तो हम लोग दवाइयाँ हमारे पास महीने में 2 बार आती हैं और हम लोग एक ई पोर्टल इसका बनाए हुए हैं, उसके थ्रू हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। हमारा सारा स्टॉक ऑनलाइन है, कहीं से बैठकर कहीं भी स्टॉक को देखा जा सकता है। तो काफ़ी पारदर्शिता है हम लोगों ने बना रखी है और उसकी जो है हम लोगों का जो तरक्की का कारण यही है कि पारदर्शिता है और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। सर अगर यूपी की बात करें तो 2017 के बाद से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें कह सकते हैं कि 360 डिग्री पर जो बदलाव है वो हुआ है बेहतरी को लेकर। अब अगर यहाँ की बात करें तो जांच सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अम्बेडकर नगर में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जांच जो है वो एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है इलाज का। बीमारियों के लक्षण मिलते जुलते, कई बीमारियों के लक्षण एक जैसे होते हैं, तब फिजिशियन को ज़रूरत पड़ती है कि वो जांच का सहारा ले और जांच के थ्रू जो है अलग अलग बीमारियों को कैटेगराइज करें। तो इसमें हम लोगों ने, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे IFHL लैब है और आपके CSCs लेवल पे भी हम लोगों ने लैब बना रखी है। तो लैब की सुविधाएं हैं और PPP मॉडल पर भी सुविधाएं हैं। तो इसकी वजह से लैब सिस्टम जो काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ हमारा और हम लोग हर तरह की लगभग जांचें कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा जनमानस को फ़ायदा मिला है और कोई जांच का शुल्क नहीं लग रहा है, सब निःशुल्क है और काफ़ी अच्छी सुविधाएं इसकी वजह से हम लोगों को मुहैया कराता है। सर अगर निजी अस्पतालों की बात करें तो इस पर कैसे जो नियंत्रण है या जो चेक है वो रखा जा सकता है ताकि जो आम लोग हैं, जो मरीज हैं, उनका शोषण ना हो, उससे बचा जा सके? सरकारी तंत्र में हम लोगों का तो जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, PSC, ये सब सिस्टम चलता है सरकारी, और एक पैरेलल सिस्टम चलता है, वो प्राइवेट सिस्टम चलता है। प्राइवेट में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, तो इनका हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनके मानक देखे जाते हैं कि ये मानक के अनुसार डॉक्टर इनके पास है कि नहीं, मानक के अनुसार इनके पास फायर फाइटिंग सिस्टम है कि नहीं, इनके पास जो जांचों की सुविधाएं हैं वो मानक के अनुसार है कि नहीं, अगर PCPNDT एक्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कहीं अल्ट्रासाउंड अगर क्लिनिक खोल रखे हैं तो भ्रूण वगैरह के बारे में ना बताएं, जो मानक है उनको मेंटेन करें। तो इस तरीके से हम लोगों की टीम बनी हुई है डिप्टी CMO लेवल पर, जो जा करके इनको चेक करती है और उनके औचक निरीक्षण भी किया जाता है और हम लोग महीने में 2-4 बार निरीक्षण करके जो लोग ऐसे होते हैं जिनके मानक नहीं है उनको सीलबंद भी करते हैं, उन पर कार्रवाई भी की जाती है। सर डिजिटल हेल्थ, ई-हॉस्पिटल और ऑनलाइन पंजीकरण जैसी अगर सुविधाओं की बात करें तो अम्बेडकर नगर में अभी इसको लेकर कितना विस्तार हुआ है? ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है
कि आज का ज़माना डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और इसमें स्वास्थ्य महकमा काफ़ी आगे है। हम लोगों ने ऑनलाइन पर्चियाँ बनवानी शुरू कर दी। हमारे यहाँ ई कवच है, ई सुश्रुत सुविधाएं हैं, जिसके थ्रू हमारे हॉस्पिटल लिंक्ड होते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग सारा डाटा ऑनलाइन मैनेज करते हैं। तो इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम लोग, जैसे मरीज जब आता है, पहले एक था कि लोग हाथ से पर्चियाँ बनाते थे, अब वो ज़माना बदल गया। अब वो सारा डाटा का उसका आधार कार्ड लिया जाता है और उससे हम लोग ऑनलाइन उसकी पर्ची बनाते हैं, जिसमें मरीज़ का फ़ोन नंबर, उसका पता, ये सब रहता है और आभा आईडी बनाई जाती है। आभा आईडी के थ्रू फ़ायदा ये है कि मरीज़ को हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं एबीडीएम के थ्रू कि जिसमें हम लोग सारे पेशेंट किसी भी अस्पताल में जाए, कभी भी जाए, तो उसका सारा डाटा हम लोग निकाल सकें, एक क्लिक कर दें बटन को। ये हम लोग का काम लगभग कंप्लीट स्टेज में चल रहा है, चल भी रहा है, लेकिन काफ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं इसमें। सर, अगर अम्बेडकर नगर की बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी सही से काम करे, डॉक्टर भी समय पर पहुंचे, इसको लेकर कैसे निगरानी की जा रही है? चिकित्सक और स्टाफ जो सीएससी पीएचसी पर हैं, इनके लिए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी हमारे विभाग ने कि जो लोग जाते हैं उनका अब अटेंडेंस, जो पहले सिर्फ पेपर पर हुआ करता था, अब डिजिटलाइज हो गया है। अब लोगों के अंगूठे लगाए जा रहे हैं, तो मशीनें लगी हुई हैं, उनको अपने अंगूठे वहाँ दर्ज करने पड़ते हैं और उससे उनकी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग ने हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए हैं और इसका हम लोग अपने स्तर से तो देखते ही हैं, लेकिन ये राज्य स्तर से लखनऊ से भी मॉनिटरिंग सेल है, वहाँ वो भी देखते रहते हैं कि किस कमरे में डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने एप्रन पहना है कि नहीं पहना है, चौकीदार गार्ड बैठा है कि नहीं बैठा है, तो कौन कैसे ड्रेस में, यहाँ तक दिखता है वहाँ कितने समय पर आए, कितने समय पर गए। ये सारी चीज़ें लखनऊ से भी मॉनिटरिंग होती रहती है, वहाँ मॉनिटरिंग सेल है और हम लोग भी देखते हैं। इसलिए काफ़ी अच्छा ये मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया है कि हमारे यहाँ डिजिटलाइज्ड वे में अटेंडेंस भी देखी जा रही है और लोगों की उपलब्धता भी देखी जा रही है। सर, एक और ज़रूरी सवाल कि क्या स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसा कोई सिस्टम है जिससे ये पता किया जा सके कि सबसे ज़्यादा जो शिकायतें हैं वो किस अस्पताल से आ रही हैं? बिल्कुल मैम, हमारे पास IGRS की मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का पोर्टल भी है और उस पोर्टल पे शिकायतें लोग डालते हैं, तो वर्गीकरण हो जाता है कि कितनी शिकायतें किस अस्पताल की हैं और उसको हम लोग त्वरित कार्रवाई करके उसका निस्तारण करवाते भी हैं। 48 घंटे के अंदर उसका निस्तारण करा देना होता है, तो ये हम लोग इस पर रखते हैं। सर, सरकारी अस्पतालों में क्या मरीजों से फीडबैक लिया जाता है, जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखते हैं? अगर लिया जाता है तो एक साल में सबसे ज़्यादा जो, या कह सकते हैं जो सबसे बड़ी शिकायत है, वो क्या रही है? शिकायतों का जो है, ये शिकायतें नहीं होती हैं, हमारे लिए मार्गदर्शन होता है। अगर किसी भी सिस्टम में शिकायतें न सुनी जाएं तो सुधार होता नहीं है। तो हम लोगों ने शिकायत पेटिकाएँ लगवा रखी हैं और हर जगह है, CSC PSC जिला अस्पताल, तो हफ्ते में एक बार खुलता था। मैंने जब जहाँ दौरा किया, मैंने आदेश कर दिया कि नहीं, प्रतिदिन खोलिए, एक हफ्ते बाद तो मरीज़ वहाँ से चला जाएगा। अगर अगले ही दिन खोल दिया जाएगा तो उस मरीज़ की उस वैसी शिकायत को तुरंत दूर किया जाएगा। तो हमने ये ज़िले में कर दिया है कि अगले ही दिन शिकायत पेटिका को खोला जाए, रोज़ खोला जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। सर, आपने कहा कि शिकायत नहीं होते हैं, सुझाव होते हैं जी। तो क्या जब ये सुझाव आते हैं आपके अनुसार तो इसको लेकर काम भी किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। जो भी शिकायतें आती हैं वो मानव संसाधन को लेकर के आती हैं या साफ़ सफाई को लेकर के आती हैं, तो इस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है और संबंधित यदि कर्मचारी गलती कर रहा है तो उस पर उसे कड़ा से कड़ा दंड भी दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सुधार करते हैं। सर, क्या ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो संस्थागत प्रसव 100% हैं या अभी भी माएँ जो हैं वो स्वास्थ्य केंद्र ना जाकर घरों में ही जो बच्चों को जन्म है वो देती हैं? काफ़ी हद तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर लिया है। लगभग 70 से 80% हम लोगों के डिलीवरीज अस्पतालों तक पहुंच रही हैं और हमारी आशा बहनें भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं, एएनएम काफ़ी मेहनत कर रही हैं और फिर भी कुछ हद तक घरों पे ये जितने जो
शिकायतें आती हैं कि बच्चा मर गया या कुछ माता मर गई, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो कुछ छिटपुट शिकायतें आ रही हैं, तो वो ज़्यादातर घर के प्रसव पे आ रही हैं। वो लोग घर से, अभी भी कुछ लोग हैं जो घर से निकलना नहीं चाहते और लोकल दाइयों का सहारा ले लेते हैं और उनसे डिलीवरी कराने लगते हैं, तो उनके यहाँ समस्याएं आ जाती हैं। अदरवाइज़ ये अगर लोग अपने यहाँ से जिला अस्पताल में आ जाएँ, CSU पे चले जाएँ, तो वहाँ उनको वहाँ के स्टाफ नर्सेज ट्रेंड होती हैं, उनको SBI की ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेंड होने के नाते ऐसी गलतियाँ नहीं करती हैं। सुरक्षित मातृत्व का जो है एक माहौल होता है, साफ़ सफाई के नियम कायदे वहाँ फॉलो होते हैं और इससे जच्चा बच्चा का बचने का काफ़ी ज़्यादा असर रहता है बचने में। सर, जो शहरी इलाकों में लोग होते हैं या जो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, वो तो कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन खासतौर से जब हम ग्रामीण लोगों की बात करते हैं, छोटी जगहों पे जो लोग रह रहे हैं, आर्थिक तौर पर भी उतने मजबूत नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए आने वाले समय में क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग की जा रही है कि इन तमाम लोगों को वो सुविधाएं मिल सकें जो सरकार की तरफ से इन्हें दी जा रही हैं? जी, इसमें दूर दराज के जो लोग हैं वो उनको काफ़ी जिला अस्पताल तक आने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए सरकार ने चिकित्सा व्यवस्था को रिमोट एरिया तक, सब सेंटर तक ले गए हम लोग और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ तक ले गए हम लोग और वहाँ सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहाँ डिलीवरी किट से लेकर के एनएम ट्रेंड है, ये सारी चीज़ें हैं और हम लोग दूरस्थ जगहों पर इसको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को बहुत दूर ना आना पड़े, तुरंत ही दर्द शुरू हुआ तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाए और वहाँ पर डिलीवरी करा लें, सुरक्षित प्रसव हो जाए उनका। सर, एक CMO होने के नाते अगर हम अम्बेडकर नगर की बात करें, आपको क्या लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी किन और चीज़ों पर काम किया जाना चाहिए ताकि और बेहतर हो सकें स्वास्थ्य सेवाएं? स्वास्थ्य सेवाओं में ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है निरंतर। हमारा ये कहना है कि ट्रेनिंग एक बार हो जाए तो 5 साल बाद ना हो, ट्रेनिंग जो है हर साल होनी चाहिए, ये मेरा बड़ा सुझाव है। ट्रेनिंग आदमी को अपडेट रखता है, स्टाफ को अपडेट रखता है, तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। सारे स्टाफ को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी डॉक्टर ही क्यों ना हो। सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, परिप्रेक्ष्य बदलते हैं तो उसमें चीज़ें बदलती हैं, तो सारे स्टाफ को ट्रेनिंग मिलना चाहिए और डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। सर, अभी मैंने ग्रामीण इलाकों का जिक्र किया था, ग्रामीण इलाकों तक ये जो तमाम आपके प्रयास हैं ये किस तरीके से पहुंच रहे हैं और कितना पहुंच चुके हैं? ग्रामीण इलाकों तक हम लोगों ने पहले तो 108 एम्बुलेंस की थोड़ी जगहों में परिवर्तन किया कि उनके जो जहाँ जहाँ उन्होंने अपने फोकस पॉइंट्स बना रखे थे उसको थोड़ा और डिसेंट्रलाइज किया हम लोगों ने कि दूरस्थ जगहों पर भी जल्दी से एम्बुलेंस मिल जाए और हमने वहाँ दवाइयों की उपलब्धता कराई और स्टाफ को, जैसे कुछ जगहों पर स्टाफ नहीं है, कम पड़ रहे हैं, तो वहाँ 2 जगह ड्यूटी लगा दी कि कुछ दिन आप यहाँ करेंगे, कुछ दिन वहाँ करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने स्टाफ की कमी को मैनेज किया है और आगे हम लोग का प्रयास है कि वाकई इंटरव्यू वगैरह ले करके और स्टाफ को हम लोग चयनित कर लेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।